हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हेजनबर्ग ने अपनी बात बता दी, बट उस हेजनबर्ग ने हमें एक और बात समझाई या एक और बात प्रूव की। वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। राइट, ये बात हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, कैसे मान लो ये एटम है। राइट, ये एटम है और ये बीच में उसका न्यूक्लियस है। राइट, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। राइट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। राइट, हम लास्ट में जाकर ये प्रूव करेंगे कि हम जो ये मान रहे हैं वो गलत है। राइट, देखिए बच्चों, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो अराउंड 10⁻⁻15 मीटर है। 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का साइज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर होता है। राइट, एटम का साइज बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है, बट हर एटम के न्यूक्लियस का साइज अराउंड 10⁻⁻15 मीटर होता है। राइट, ओके, सो अगर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उसके मिलने की अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर। बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम पूछी है। राइट, मुझे अच्छा लगा, मैंने फोन करके उन्हें बताया, शायद उन्हें समझ में आया, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। ओके, हो भी सकता है कि वो मेरा मन रखने के लिए ठीक है, समझ में आ गया, ये सब बोल रहे हो। ओके, बट उन्हें बताकर कम से कम मुझे अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे नहीं भी पढ़ रहे। राइट, वो शायद ये कम से कम वीडियो देखें तो थोड़ा सा समझें। ओके, अपनी प्रॉब्लम पूछें बच्चों। कंफ्यूजन दूर मैं कर सकता हूं या इंटरनेट ज्यादा देर तक आपकी हेल्प नहीं कर सकता। राइट, मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे डिस्कस करें। राइट, उसका जवाब यहां वहां ढूंढने की बजाय शायद मैं जल्दी जवाब दे दूं। ओके, खैर पॉइंट पे आते हैं। अगर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, राइट, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जहां जितनी जगह में इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻15 मीटर में कहीं पे भी होगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई 10⁻⁻15 मीटर, जो कि न्यूक्लियस का साइज है। राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। राइट, एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वो हम निकालते हैं। राइट, चलिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मैं फिर दोबारा याद दिला दूं, हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए, क्या कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकली? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच। एच का मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाई क्या, सॉरी 4 पाई 4 इंटू 3.14। ओके, 3.14। राइट, यहां से हम डेल्टा वी निकालेंगे। डेल्टा वी के लिए हम क्या करेंगे? 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन डेल्टा एक्स को नीचे लेके जाएंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10⁻15। एम को नीचे लेके जाएंगे, एम की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31। राइट, और 4 तो था ही यहां, 3.14 भी यहीं था। राइट, इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे बच्चों। राइट, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो डेल्टा वी जो आएगा वो अराउंड 5.7 इंटू 10⁻+10 मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में एटलीस्ट अभी तक हमारा जो ज्ञान है, जो ह्यूमन नॉलेज है, वो ये कहती है कि मैक्सिमम स्पीड अगर किसी की हो सकती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के जितनी हो सकती है। मतलब अगर मैक्सिमम स्पीड से कोई चल सकता है, कोई भाग सकता है, वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, यहां पे जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई
वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, शायद उसकी वेलोसिटी इतनी है। तो आप कहोगे भाई शायद वैद कुछ नहीं, तू गलत मान रहा है, तू गलत सोच रहा है, क्योंकि लाइट से ज्यादा तो किसी की स्पीड हो ही नहीं सकती। तो यहां से जो डेल्टा वी निकल के आया वो गलत था। इसका मतलब हमने इस बात का जो आधार माना, जिस बात को आधार मानकर हम आगे बढ़े थे, वही गलत है। राइट? सो ऑन दिस ground we can say electron cannot exist into the nucleus। देखिए बच्चों, डेल्टा वी इतना आया, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतनी आई जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा थी, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, सो ऑन दिस ग्राउंड वी कैन से इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट into the nucleus because delta V comes out to be greater than 3 into 10 raised to power 8 meter per second, which is impossible, right? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम बोहर ने जो गलतियां की थी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। राइट? एटम्स का जो स्ट्रक्चर था बोहर की नजरों में, राइट, अब उसी स्ट्रक्चर को हम क्वांटम की नजरों से देखेंगे, हम हाइजेनबर्ग की नजरों से देखेंगे, डी ब्रोगली की नजरों से देखेंगे, पॉली एक्सक्लूजन आएगा, पॉली की नजरों से देखेंगे। एंड हंट्स, ये जो साइंटिस्ट जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उन्होंने अलग अलग बातें कही थी, उनके आधार पे हम एटम्स को अब देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारी केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसके बगैर केमिस्ट्री के बारे में हम सोच नहीं सकते। इसके बगैर केमिस्ट्री ऐसी है जैसे कश्मीर के बिना भारत, या मैं कह सकता हूं अमिताभ बच्चन के बगैर बॉलीवुड, अक्षरा के बगैर ये रिश्ता क्या कहलाता है, और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और इसकी खूबसूरती इस बात में है कि ये इजी भी है। मतलब इसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इजीली समझ में आ जाता है। और केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर कुछ नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखिए और समझिए, बस ध्यान से देखने से ही समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोहर क्या बोला कि न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्वांटम ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहां तक बात सच है, राइट, पर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूमता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हम किसी शेल को देखते हैं या शेल के अंदर जाते हैं तो शेल में हमारी मुलाकात सब शेल से होती है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हम इंडियन हैं, सिर्फ ये बात सच नहीं है, ये सच है पर ये ही बात सच नहीं है। हम इंडिया से हैं, इंडिया के साथ साथ किसी स्टेट से हैं, स्टेट के साथ साथ किसी शहर या किसी गांव से है, और उस गांव में हमारा घर है और घर के अंदर कमरा है और कमरे के अंदर आप हैं। इलेक्ट्रॉन का यही हाल है। इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, बट उस शेल में बहुत सारे सब शेल हो सकते हैं या होते हैं, और उन सब शेल में ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेल की। इजी टॉपिक है बच्चों, समझ में आएगा, राइट। इसके बाद हम और एक दो चीजें जो हमने स्किप कर दी यहां से, हम दोबारा से वहां आएंगे। वो मेरे ख्याल से वो चीजें तब समझ में आती है, अगर उनको हम पहले पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, राइट। यहां से पढ़ के उन पीछे जिन चीजों को हमने छोड़ा है उन्हें देखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है एस, राइट। फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है एस, राइट, और एस में एक ऑर्बिटल होता है, राइट, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन है। ये किस सब शेल में है? ये एस सब शेल में है, राइट, और ये किस शेल में है? ये फर्स्ट शेल में है। इसको लिखने का तरीका है, अगर फर्स्ट शेल के एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे 1s1,
1s1 1 मतलब फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल का कौन सा सब शेल, एस सब शेल, एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार, आगे चलते हैं। देखो सेकंड शेल के पास हम गए, सेकंड शेल में एस सब शेल भी था, पी भी था, मतलब ये फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल थोड़ा सा बड़ा है, राइट, सेकंड शेल थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें सब शेल का अमाउंट भी ज्यादा है, वहां दो सब शेल है एस और पी, राइट। अच्छा, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल, ये डब्बा मतलब ऑर्बिटल, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, चाहे वो सेकंड का एस हो या थर्ड का एस हो, राइट। पी ऑर्बिटल में, पी सब शेल में, आई एम सॉरी, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल, एस सब शेल, एक ही सब शेल, एक एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, राइट। सेकंड शेल, 2 सब शेल, एस और पी, ऑर्बिटल, राइट, ऑर्बिटल एंड दिस। जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं तो वो सेकंड शेल से थर्ड शेल में जाने की बजाय सेकंड शेल के एस सब शेल से पी सब शेल में भी जा सकता है। एस की एनर्जी कम होती है और पी की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। फिलहाल आप थोड़ा सा क्रैम कीजिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुनिए, उसके बाद दिमाग पे जोर डालना। थर्ड शेल के पास गए, थर्ड शेल और बड़ा है, राइट। थर्ड शेल में एस सब शेल होगा, पी सब शेल होगा, डी सब शेल होगा, राइट। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल यानी 5 डब्बे दिखाऊंगा मैं, 5 ऑर्बिटल, राइट बच्चों। फोर्थ शेल के पास गए, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं ऊपर वाले को, आपको उतारना है, पर फिलहाल थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। फिर हम गए फोर्थ शेल के पास, फोर्थ शेल में हमने कौन कौन से सब शेल देखे, एस देखा, पी देखा, डी देखा, एफ भी देखा। फोर्थ शेल में जाकर हमारी मुलाकात एक और सब शेल से हो गई जिसका नाम था एफ, राइट, एफ सब शेल। और एफ सब शेल से, एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, अगर एस में 1, पी में 3, डी में 5, तो एफ में कितने होंगे, 7, 2 का चेंज आ रहा है, बन गए 7, 1 2 3 4 5 6, ये लो 7, राइट। तो यानी 7 ऑर्बिटल होंगे एफ सब शेल में। ओके, चलिए बच्चों, अब आगे का जो ट्रेंड है वो सिंपल अल्फाबेटिकली चलेगा, मतलब फिफ्थ शेल की अगर मैं बात करूं तो वहां एस सब शेल होगा, पी सब शेल होगा, डी सब शेल होगा, एफ जी, राइट। जी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 9, राइट। फिर सिक्स शेल में एस पी डी एफ जी एच, एच में कितने सब शेल होंगे, सॉरी एच सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 11 ऑर्बिटल। ओके बच्चों, तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था क्या बताने का, कि जब हमारे पास कोई एटम आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर प्रेजेंट किसी सबशेल में और सबशेल के अंदर प्रेजेंट किसी ऑर्बिटल में होते हैं। ओके, देखिए बच्चों, आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। चलो, पूरी केमिस्ट्री इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आसपास घूमती रहती है। कौन कैसा बॉन्ड बनाएगा, क्यों बॉन्ड बनाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा। तो जैसे अब मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरी लाइन का मतलब है हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की बनावट कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, या वो उसकी बनावट क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके टीवी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर वो उसमें HDMI है, HD है, क्या नाम है, LCD है वो, राइट, वो स्मार्ट टीवी है, उसमें ऐप वगैरह भी चल जाती है, मतलब ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, इतने जीबी रैम है, रोम है, राइट, ये सारी बातें, उसका साइज ये है, LCD जो भी LED है वहां। आपके मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप मोबाइल की बनावट बताएंगे, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने जीबी मेमोरी। तो वैसे ही एटम के अंदर जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बताते हैं। हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे हैं, कहां कहां है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, राइट। तो इस पूरी बात को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आपने कहा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1, एक
एटॉमिक नंबर मतलब एक प्रोटॉन है, अब ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी इसके पास है, राइट। मैंने कहा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो जरा देखिए एक छोटी सी बात मैं यहां लिखूंगा, एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है तो वहां 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। एस सबशेल में चाहे कहीं किसी का भी एस हो, चाहे 1s फर्स्ट शेल का एस हो, सेकंड शेल का एस हो, वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम वहां देखेंगे। पी सबशेल की बात करूं तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, तो बताइए हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो तो मैक्सिमम पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, ज्यादा ज्यादा 2, 2 4, 2 6, तो मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। जरा आगे देखिए, डी में बात करें तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स वहां हम देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले फर्स्ट शेल को भरेंगे हम 1s। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहां, 2, क्योंकि s सबशेल में एक ऑर्बिटल है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी मुझे यहां एक ही दिखाना है बस, तो 1s1 इसे ऐसे बोलेंगे, 1s1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, राइट। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। अब हम बात करते हैं बच्चों हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s। अब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, राइट, 1s। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल अभी लिखा था, एक ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2। 1s स्क्वायर नहीं बोलोगे इसे, 1s2 ऐसे बोलोगे। ओके, 1s1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की 1s2। अब आते हैं बच्चों लिथियम के पास, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ओके, चलिए बच्चों 1s। अब बताओ मैं यहां 1s3 भरूं या 2 करूं, मैं फर्स्ट शेल के एस सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या 2 ही मैं ऐड कर सकता हूं, मैं 2 ही ऐड कर सकता हूं, क्योंकि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक डब्बा होता है, और उस डब्बे में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा 1s2। अब इलेक्ट्रॉन 3 भरने हैं, राइट, 3 भरने हैं, फिर हम सेकंड शेल के पास गए, राइट। ये न्यूक्लियस था लिथियम का, फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, राइट, यहां 2 ही आ सकते थे। फिर हम गए सेकंड शेल के पास, सेकंड शेल का एस सबशेल, पहले 2s फिर आएगा 2p। ओके, 2s1 क्यों, हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2s में, भाई s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमें भरने तो सिर्फ 3 ही है, लिथियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां कोमा नहीं आएगा, राइट, यहां कोमा नहीं आएगा, इसे स्क्वायर नहीं बोलना, 1s2 2s1 ऐसे बोलना है। ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम के पास। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, राइट, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 फर्स्ट शेल के एस सब। अच्छा, क्या मैं 1p2 या 1p2 या मतलब मैं 1p2 लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट शेल में p सब शेल होता ही नहीं। फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल होता है, सिर्फ एक s। सेकेंड में कौन कौन से सब शेल होते हैं, s और p, यानी 2s आ सकता है, 2p आ सकता है, पर 2d नहीं आ सकता, 2d नहीं आ सकता, क्योंकि 2d का मतलब हो गया सेकेंड शेल का d सब शेल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो यहां पे मैं 1p2 नहीं कर सकता, 1s2 फिर लिखूंगा 2s2,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 4 पूरे हो गए। ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। राइट, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत इजी है। बस एक बार एक टेबल बनाना। अब फर्स्ट शेल एस सब शेल, सेकंड में एसपी, थर्ड में एसपीडी, राइट, उसके हिसाब से भरते जाइए, आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती जाएगी। बेरिलियम, फिर बात करते हैं बोरोन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। हल्का सा ट्विस्ट आएगा कहानी में आगे जाकर, फिलहाल नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा हमें। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले 1s2। सबसे पहले 1s में ही क्यों इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम से कम रखना चाहते हैं, और कम से कम एनर्जी का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के पास, क्योंकि वहां ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन, एनर्जी लूज होगी, एनर्जी कम बचेगी उनके पास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो न्यूक्लियस के पास यानी फर्स्ट शेल में जाए 1s2। सारे वहां क्यों नहीं चले जाते? सारे वहां इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि फर्स्ट शेल की लिमिट है कि वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल की लिमिट है, वहां कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2s 2p, p में 6, 2s में 2, राइट, यानी मैक्सिमम सेकंड में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को मजबूरीवश आगे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां जगह ही नहीं बचती उनके लिए, राइट। वो नहीं चाहते आगे जाना क्योंकि वहां उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, चलिए 1s2, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, फिर आते हैं 2 के पास, 2s2, राइट। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, बच गया 1। अब आएगा 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, तो 6 भरते हैं ना भैया, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जिसमें से 4 तो भर चुके हैं, तो 2p1। ये बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 1s2 2s2 2p1। ओके, देखिए आगे बोरोन के बाद आते हैं कार्बन के पास, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, कितना? 2 2 4 6 आ सकते हैं, बट 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 6 भरने हैं, तो 2 ही बचे हैं, तो 2p2। ये मेरे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाद आते हैं बच्चों नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p, कितने? 3, राइट। नाइट्रोजन के बाद आएंगे ऑक्सीजन के पास, फ्लोरीन के पास, फिर आते हैं नियोन के पास, 10 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए पूरे। ओके, अब आते हैं बच्चों सोडियम के पास, एटॉमिक नंबर 11, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। 2p, अब किसको लिखें? 2d, 2d तो होता ही नहीं, तो 2d को नहीं लिख सकते, यहां लिखेंगे 3s। फर्स्ट में सिर्फ s होता है, सेकंड में s और p होते हैं, कहानी खत्म। अब कहानी स्टार्ट हुई है 3 की, 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 4 10 11, राइट। ये मेरे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सोडियम के बाद आते हैं बच्चों मैग्नीशियम के पास, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s, 10 हो गए, 3s2। ठीक है बच्चों, राइट। अब कहानी में थोड़ी सी हम क्या थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, और एक प्रिंसिपल के पास चलते हैं, एक सिद्धांत के पास चलते हैं, जिसको हम ऑफबाउस प्रिंसिपल कहते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, ऑफबाउस प्रिंसिपल, ऑफबाउस प्रिंसिपल, ऑफबाउस प्रिंसिपल। हम जब कॉलेज में थे बच्चों, तो हमारे पहले दिन कॉलेज में आप जाएंगे तो आप ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब थोड़ा बेसिक से उठाते हैं कॉलेज में भी। ओके, तो वो ये नहीं मानते कि आप पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत ही वो मानते हैं कि आप पढ़ के आए हो, नहीं तो सारी बातें दोबारा से रिपीट करते हैं। तो हम कॉलेज में थे, तो हमारे प्रोफेसर ने पूछा कि ऑफबाउस प्रिंसिपल करवाते टाइम ऑफबाउस कौन से कंट्री का था, कौन से देश का था? किसी ने इंग्लैंड, ऐसे बच्चे बोलते रहे मन से। लास्ट में उन्होंने जाकर हमें बताया कि ऑफबाउ, हालांकि आपकी बुक में भी ये लिखा है बट हमने पढ़ा नहीं, ऑफबाउ किसी कंट्री से था ही नहीं। ऑफबाउ कोई
था ही नहीं। फिर ये ऑफबाउस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन शब्द है। जर्मनी में ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डअप, राइट। ऑफबाउस प्रिंसिपल मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में हेल्प करेगा। बिल्डअप, जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है तो सबसे पहले नींव भरी जाती है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऑफबाउस का मतलब है बिल्डअप, टू बिल्डअप, किसी चीज को तैयार करना, किसी चीज को बनाकर तैयार करना। तो ऑफबाउ ये कहता है, ऑफबाउस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है। हालांकि अभी अभी हम इसी की बात कर रहे थे, क्या कि इलेक्ट्रॉन को फिल करते टाइम हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां लेके जाने हैं? जहां उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो। इसलिए हमने हमेशा सबसे पहले 1s को भरा, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, 3p को। बट आगे ये ट्रेंड, 3p, आगे ये ट्रेंड ऐसा नहीं चलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, नो, एनर्जी में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। मेरा मतलब है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d नहीं आता, 3d से पहले 4s आता है। इसकी एनर्जी कम होती है किससे? 3d से। अब तक शायद आपको ऐसा लग रहा हो पहले 1s भरेंगे, फिर 2 का 2s 2p, फिर 3 का 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। नहीं, ऐसे नहीं भरा जाता। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे क्यों होता है। पर होता क्या है कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। अगर इसकी एनर्जी कम है तो ऑफबाउ ये कहता है कि उसे पहले भरो जिसकी एनर्जी कम है, यानी 3d से। तो 4s को पहले भरेंगे 3d से, राइट। 4s को पहले भरेंगे 3d से क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, राइट। तो ऑफबाउ ये कह रहा है कि उसे पहले भरो जिसकी एनर्जी कम है। अब जो एनर्जी का ट्रेंड है वो सीधा नहीं है। सीधे का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 1 का नंबर आएगा, फिर 2 का नंबर आएगा, फिर 3, ऐसा नहीं है, राइट। हमें बीच में, जैसे यहां हमने देखा कि 3 खत्म नहीं हुआ था, थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, S P D, राइट। S और P आए थे, D आता इससे पहले, यहां 4S आ गया। ओके, तो जो एनर्जी का ट्रेंड है वो सीधा नहीं है। ओके, दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बस यही है कॉम्प्लिकेशन यहां, नहीं तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक जगह कुछ नए रूल्स आएंगे वो हम बात करेंगे, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। तो अब जैसे हमने 4s किया, 4s भरा, फिर इसके बाद 3d, तो आगे भी ऐसा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लिए एक सीधा सा हम एक व्हील बनाएंगे। इसे बोहर व्हील भी कहा जाता है, बोहर ऑफबाउ व्हील या बोहर बरी व्हील भी कहते हैं इसे। जरा देखो, बोहर बरी व्हील के नाम से जाना जाता है, राइट। 1s ऐसे लिखोगे सबसे पहले। मैं दोबारा बता दूं हम क्या कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। बोहर ने कहा कि शेल होता है, क्वांटम ने कहा शेल ही नहीं बल्कि सबशेल भी होते हैं, सबशेल ही नहीं बल्कि ऑर्बिटल भी होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सबशेल, इन ऑर्बिटल, इन शेल की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ऑफबाउ ने कहा उसे पहले भरो जिसकी एनर्जी कम है। मतलब अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करो कि सबसे कम एनर्जी वाला सबसे पहले भरा जाए, मतलब 1s2 वो भर गया, फिर 2, फिर 3, और ऐसे एनर्जी के बढ़ते क्रम में जाते जाइए। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो वहां आएगा जहां उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। पहला इलेक्ट्रॉन वहां आएगा जहां उसकी एनर्जी सबसे कम है। ओके, अच्छा, अब हमने देखा जो ट्रेंड है वो सीधा नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है, राइट। वहां ट्विस्ट है, वहां कभी 3s 3p से पहले 4s आ जाएगा, ऐसे हम देखेंगे 5s भी पहले आ जाएगा। तो ऐसे ट्विस्ट हम देखेंगे। अब इनको याद कैसे करें, किसको पहले भरना है, ये कैसे देखें, इसके लिए हम एक
डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को देखकर आप ये बता सकते हो कि पहले किसे भरना है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें, तसल्ली से समझें। सबसे पहले 1s और एक ऐसा सर्कल बना लो आप, फिर नीचे लिखो 2s 2p, उनके भी चारों तरफ सर्कल, फिर लिखिए 3s 3p 3d। जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो गैप देंगे थोड़ा वहां, फिर लिखेंगे 4s 4p 4d, और 4 में f भी होता है, ये 4f। फिर लिखेंगे 5s 5p 5d 5f 5g, ऐसे ऐसे ही 6s 6p 6d 6h तक आप जा सकते हो। ओके देखिए, अब ऐसा लिखने के बाद एक एरो का साइन यहां से ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे काटते हुए, अगले एरो का साइन यहां से इसको काटते हुए, अगले एरो का साइन 2p 3s ऐसे काटते हुए, अगला 3p 4s ऐसे, 3d 4p। पहले आप देखें, फिर इसको वीडियो को पीछे लेके जाएं और इसको देखते हुए अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बनाएं। 4f 5d 5f 5g, अगर नीचे होगा तो ये ऐसे उनसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। ओके देखिए, ओके 5g। अब जरा देखिए इसकी जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सपोज आयरन की, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, राइट। तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से आप आगे बढ़िए, यहां से स्टार्ट कीजिए, आ गया 1s s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2। 26 इलेक्ट्रॉन टोटल है जिसमें से 2 भर चुके हैं, 24 बचे हैं, राइट। यहां एरो का साइन खत्म हुआ, फिर पीछे चलिए, यहां पे एरो खत्म, 1s भर गया, खत्म हो गई कहानी यहां, फिर दोबारा पीछे जाइए, अगले एरो पे आइए, अब आ गया 2s, s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, फिर यहां कहानी खत्म, फिर पीछे चलिए, फिर अब कहानी स्टार्ट होती है 2p की, 2p, p में 3 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट करते रहिए, 2 2 4 6 4 10 16 और बचे हैं। 2p के बाद भरेंगे 3s2, राइट। 3s यहां कहानी खत्म, फिर पीछे चलिए 3p 6, राइट। फिर भरेंगे 3p के बाद, देखो 3d नहीं आ रहा, 4s आ रहा है, 4s मैं इसको हटा दूं, 4s2, यहां तक 20 हो जाते हैं, 2 4 10 12 18 20, 4s पे 20 हो गए। फिर पीछे चलिए, अब इस एरो का नंबर आ गया, ये खत्म हो गया यहां। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, बट 20 यहां हो गए, 26 भरने हैं, 6 ही तो बचे हैं। क्या d में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, मिनिमम 0 भी आ सकते हैं वहां, हाँ 11 नहीं आ सकते, 10 आ सकते हैं, 11 नहीं आ सकते, 9 आ सकते हैं, 11 नहीं आ सकते, 7 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 2 1। और ऐसा भी होगा कभी कि उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन ना आए। भाई जब इलेक्ट्रॉन यही पूरे हो गए 3d 6, तो आगे वाले में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि आगे शेल नहीं है, आगे भी शेल है, बट उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं गए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यही पूरे हो गए। आगे क्यों जाए इलेक्ट्रॉन, जब उन्हें पता है कि आगे वालों की एनर्जी ज्यादा है। ओके तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe की, राइट। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहां। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके किसी और के लिखते हैं। जब तब तक आप ये व्हील जो हमने अभी बनाया था, आप उसको बनाइए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़िए। पहले आप अपनी नोटबुक में ये पूरा व्हील बनाइए जो अभी हमने बनाया था 1s। चाहो तो आप यहां 6s वगैरह लिख सकते हो, तो 6, अगर यहां 6s आएगा तो आप देखोगे 6s ये वाला एरो का साइन 6s को क्रॉस करेगा।
राइट, यहां 6p बनाओगे, राइट, ये एरो का साइन 6p को क्रॉस करेगा, ऐसे आगे भी आप बना सकते हैं, बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिंक की Zn, एटॉमिक नंबर 30, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की बनावट। तो बताइए सबसे पहले अगर आपने मेरा कहा माना होगा, मुझे आशा है, तो आप अपने किसी नोटबुक में, किसी पेज में वो पूरा 1s का जो व्हील था जो हमने अभी बनाया था वो शायद बना लिया होगा। तो जिंक सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1s2, 30 में से 28 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए जिसकी एनर्जी कम थी, सबसे कम थी। अब इलेक्ट्रॉन देखो, एनर्जी किसके पास है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास। आप इस कंसेप्ट को, मेरी बात को समझना, 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन गए उनकी एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि 1s का एनर्जी लेवल बहुत कम है। 1s वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन जाकर अपनी एनर्जी कम कर रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ में आ गई, समझ रहे होंगे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर है, पर ये एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन में इसलिए आई क्योंकि वो वहां थे जहां वो है। इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, क्यों कम है, क्योंकि 1s में है, राइट। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, आई इलेक्ट्रॉन के अंदर उनके ऑर्बिटल्स की वजह से है, उनके शेल की वजह से है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए यहां, फिर कोमा नहीं आएगा। 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 26 बचे हैं, राइट। 2s के बाद एनर्जी आती है 2p की, वहीं से देखकर मैं बोल रहा हूं, राइट, मैंने सामने लिख रखा है वो ट्रेंड, आपको भी ऐसा ही करना है। 2p6, 3s2, राइट, मेरे सामने वो है, वो एरो का साइन, ओके, उसमें से देख देख के मैं बोल रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसा ही करें, अपनी नोटबुक में पहले वो व्हील बना ले जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, फिर उसके साथ साथ चलते जाएं। ओके, 3s2, 3p6, राइट, 3p के बाद आता है 4s की एनर्जी 3d से कम है, इसलिए हम उसे पहले भरेंगे। ये ऑफोबाउ कहता है। ऑफोबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डर। ओके, वैसे जर्मन लोग लैंग्वेज को ड्यूइच भी बोला जाता है, राइट। तो समटाइम्स सम पीपल आल्सो यूज दिस वर्ड, ड्यूइच लैंग्वेज। ओके, चलिए 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए यहां, 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 20 यहां हो गए, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे जिंक की, राइट। एक चीज मैं यहां आपसे बताना चाहूंगा कि अगर हम इस हिस्से को देखें, मतलब इतनी कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो ये किसी नोबल गैस से मिलती हुई कॉन्फ़िगरेशन है। आई रिपीट, नोबल गैस। नोबल गैस किसे कहते हैं, प्रेडिक्टेबल के 18वें ग्रुप को हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि 18वां या 18th ग्रुप कौन सा है, तो कोई बात नहीं, राइट, कोई बात नहीं। प्रेडिक्टेबल में ऐसे वर्टिकल जो कॉलम बने हुए हैं, प्रेडिक्टेबल का तो पता है। लास्ट ईयर हमारा 2019 वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रेडिक्टेबल, बिकॉज मैंडली ने वो प्रेडिक्टेबल बनाए, 150 साल हो गए थे शायद। दैट्स वाई 2019 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रेडिक्टेबल के रूप में मनाया था, राइट। ये 2020 चल रहा है, ये नहीं है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रेडिक्टेबल। आई थिंक ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोरोना है ये, खैर जो भी है। पर हाँ, प्रेडिक्टेबल में जो लास्ट ग्रुप है वहां आपको हीलियम दिखाई देगा, नियोन दिखाई देगा, आर्गन दिखाई देगा, क्रिप्टन दिखाई देगा, जीनोम दिखाई देगा, रेडोन दिखाई देगा। ये रेडियो एक्टिव है, राइट, रेडोन। ओके, खैर अकेली रेडोन नोबल गैस ऐसी है जो रेडियो एक्टिव है, जिसके न्यूक्लियस में से रेडिएशन बाहर निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा बाहर निकलते हैं। तो 18वां ग्रुप, इस ग्रुप को हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। हीलियम एक नोबल गैस है, नियोन एक नोबल गैस है। ओके, तो बच्चों अगर हम इस हिस्से को देखें तो ये हमारे आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो कभी कभी हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, आर्गन 4s2, 3d10। इसका मतलब
ये लास्ट में है और इससे पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की वो आर्गन जैसी है। राइट, लिखना सिर्फ नोबल गैस को ही है ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट यहां आ जाए, ये ऐसे दिखाते टाइम हम सिर्फ नोबल गैस को ही दिखाते हैं, मतलब जो पीछे की है जो कॉन्फ़िगरेशन वो इस नोबल गैस जैसी है। राइट, आगे ये दो और हैं, तो ऐसे भी बहुत बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। ओके, लास्ट की बात हम बाद में करेंगे, खैर छोड़ो। बस एक बात और कि क्रोमियम एंड कॉपर, एक दो एलिमेंट और भी हैं जैसे मरकरी, कॉपर, क्रोमियम, कॉपर, टंगस्टन, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे की पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ भी गई होगी, कोई ऐसा टफ काम नहीं है। अब प्रैक्टिस कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो थोड़े से अलग कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि ऐसा वो क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।